जय हिंद दोस्तों। सीटेट 2026 में आज हम विज्ञान यानी साइंस से पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं। और आज जो भी विज्ञान में हम प्रश्न पे चर्चा करेंगे वो सभी प्रश्न आपके सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगर आप सीटेट 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पेपर 2 में विज्ञान से यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट बन सकता है। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ साथ एनसीईआरटी आधारित और सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए प्रश्न स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे आवश्यक गैस होती है वो होती है आपकी CO2, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा, पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 की सहायता से भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो सूर्य का जो प्रकाश होता है, जल होता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं की सहायता से ये भोजन बनाते हैं। और जो बाहर छोड़ते हैं वो आपका होता है ऑक्सीजन। ये दिमाग में आप रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दें। तो प्रश्न संख्या 2 आपके लिए है कि निम्न में से कौन सा धातु का गुण नहीं है? यानी धातु के अंदर जो दिया गया है इनमें से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? क्या धातु चमकदार होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है या तन्यता? देखिए, जो धातु होता है ना वो तो आपका चमकदार भी होगा और तन्यता भी होगा। अब दो चीज हो गया, या तो वो विद्युत का क्या होगा, कुचालक, या ऊष्मा का सुचालक होगा। तो कुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से न हो, या फिर सीधे सीधे तौर पे कहिए कि वह आपका धातु जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित न हो। तो धातु में तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो की जाती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि यही आपका गलत है, बाकी तीनों सही है। अधिकांश धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। ये दिमाग में रखिएगा, ये एक अच्छा पॉइंट है। कभी भी अगर विद्युत और ऊष्मा की बात करेगा तो विद्युत और ऊष्मा की जो धातुएं होती हैं वो अच्छी सुचालक होती हैं, न कि कुचालक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके लिए है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न, VIMP का टिक लगा लीजिएगा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है, प्लाज्मा करता है, लाल रक्त कणिकाएं करती हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं? तो रक्त में पूछा गया है, रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है वो आपका होता है WBC, सॉरी WBC मैं कह रहा हूं, RBC, रेड ब्लड सेल, RBC, रेड ब्लड सेल। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। अब RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। देखिए एक प्रश्न यहां से भी तैयार हो गया कि RBC में क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का, यही हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 आपको देखने को मिलेगा कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा? क्या वोल्ट होगा, एम्पियर होगा, ओम होगा या फिर वाट होगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्पियर। एम्पियर जो है वो किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। अब वोल्ट किसका मात्रक है? तो विद्युत विभव या फिर विभवांतर। अगर विद्युत विभव या फिर विभवांतर की बात की जाएगी तो उसका मात्रक आपको वोल्ट मिलेगा। ओम जो होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है।
किसको दिखाता है? प्रतिरोध। और जो वाट होता है ये विद्युत शक्ति, ये विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन देख लिए तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और एम्पियर को हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर में A से दिखाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 5 आपके लिए है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, VIMP का टिक लगा लीजिएगा इस प्रश्न को भी। रक्त में अगर रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन था ना, तो वहां पे RBC हुआ था, RBC। और पौधों में अब ऑक्सीजन नहीं, जल का परिवहन की बात की जा रही है, तो पौधों में जल का परिवहन जो करता है उसको कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको दिमाग में रखिएगा, पौधों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। और जाइलम जो होता है ना, वो जड़ों से जल, खनिज, लवणों को ऊपर तक पहुंचाता है। जड़ों से यह जल को और फिर खनिज, लवणों को ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है और वो होता है जाइलम। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 आपके लिए है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ध्वनि को निर्वात में चलते हुए क्यों नहीं हम कह सकते हैं? क्या ये बहुत तेज होती है, बहुत धीमी होती है, माध्यम का अभाव होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं? तो ये निर्वात क्या है? एक माध्यम ही तो है और माध्यम का अभाव होता है जिसके कारण यह उसमें नहीं चल सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं चलती है क्योंकि यह माध्यम का अभाव होता है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम बहुत आवश्यक होता है। अगर इसका संचरण करना है तो माध्यम की जरूरत पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 7 आपके लिए है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी VIMP क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या वो अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है या पिट्यूटरी? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत जो है वो क्या करती है? पित्त रस बनाने का काम करती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 आपको देखने को मिलेगा कि चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है, किस भाग पे आकर्षण सबसे अधिक होता, मतलब किस भाग पर आकर्षण सबसे अधिक होता है? क्या मध्य भाग पर, ध्रुव पर, सतह पर या किनारे पर? यही तो आपका है, ये एक चुंबक है। ये मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो यही तो, ये आपका ध्रुव है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो इसी एरिया में जो होता है चुंबक का आकर्षण सबसे अधिक पाया जाता है। तो सबसे अधिक यहाँ ध्रुवों पे पाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 9 आपको देखने को मिलेगा। इसको भी IMP आप टिक लगा सकते हैं कि जब नीले लिटमस पेपर को अम्ल किस रंग में बदल देता है? यहाँ देखिएगा, अगर नीला है तो इसको बदल देगा लाल में, और अगर लाल है इसको बदल देगा नीले में। अब नीले को लाल में बदलता है कौन? अम्ल। और लाल को नीले में बदलता है कौन? क्षार। इस तरीके से यह प्रश्न अम्ल से संबंधित था, जो नीले को किस में बदल देगा? लाल में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये दिमाग में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपके लिए है कि ऊर्जा का कौन सा स्रोत नवीकरणीय है? यह भी इंपॉर्टेंट। देखिए जो भी प्रश्न आज हमने लिया है ना, सब इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत में क्या कोयला आएगा, पेट्रोलियम आएगा, सौर ऊर्जा आएगा या प्राकृतिक गैस? तो ऊर्जा का जो नवीनकरणीय स्रोत माना गया है वो सौर ऊर्जा को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत होता है। सौर ऊर्जा को हम लोग अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, यानी रिन्यूएबल होता है ये। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 आपके लिए है, यदि विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं तो यह किस शिक्षण विधि का उदाहरण है? व्याख्यान तो व्याख्यान कहाँ कर रहे हैं, ये खोज कर रहे हैं। निष्कर्ष निकालना और स्वयं के प्रयोग से मतलब ये खोज कर रहे हैं। रटना तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रदर्शन थोड़ी ना लगा रहे हैं, ये खोज कर रहे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी डिस्कवरी मेथड यानी खोज विधि होगा ये।
खोज आधारित अधिगम में विद्यार्थी स्वयं अन्वेषण कर अवधारणाओं को क्या करते हैं, सीखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 आपके लिए है कि विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल तथ्य याद करना निगेटिव वर्ड है, और केवल तो निगेटिव वर्ड है ही। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये अच्छी बात है। केवल परीक्षा, केवल निगेटिव और कार्य देना है, ये भी निगेटिव, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता, यानी विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य जिज्ञासा, तर्क और वैज्ञानिक सोच का विकास करना है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 13 आपको देखने को मिलेगा कि विज्ञान कक्षा में गलत धारणाओं को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। यानी मिसकॉन्सेप्शन या धारणाओं को गलत, यानी गलत धारणा जिसे इंग्लिश में कहेंगे मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। बार बार रटवाना निगेटिव वर्ड है, दंड देना निगेटिव वर्ड है, प्रयोग एवं चर्चा केवल निगेटिव वर्ड। तो साफ साफ इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, प्रयोग एवं चर्चा करना। प्रयोग, अवलोकन और चर्चा से विद्यार्थी अपनी गलत अवधारणाओं को सुधारते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 आपके लिए है कि निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का सर्वोत्तम मूल्यांकन है। केवल वार्षिक परीक्षा, केवल निगेटिव वर्ड, केवल मौखिक परीक्षा, केवल निगेटिव वर्ड, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इस वर्ड को याद रखिएगा, CCE, ये इंपॉर्टेंट है। केवल गृह कार्य निगेटिव वर्ड। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण तीनों का मूल्यांकन किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो प्रश्न संख्या 15 आपको देखने को मिलेगा कि CBSE आधारित विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों पर अधिक बल दिया जाता है। केवल रटने पर केवल निगेटिव वर्ड है। तथ्यात्मक प्रश्न ठीक है। दक्षता एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न ये और अच्छा है। केवल परिभाषा ये गलत है। अब बी और सी में अगर आप ध्यान से देखें तो सी जो है वो ऑप्शन आपका सटीक है, यानी दक्षता, कॉम्पिटेंसी एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न। वर्तमान CBSE पैटर्न में अवधारणा, तर्क, विश्लेषण और वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाती है। तो आज हमने विज्ञान से भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है, और प्रैक्टिस सेट 1 आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। उनको अगर फैक्ट नहीं मिल रहा है तो आप मेरे चैनल से उनको जो कनेक्ट कराइए, और कनेक्ट कराने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और इस तरीके से प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उनके सीटेट में अच्छे अंक आएंगे। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में। जय हिंद।